कैंसिल आउट हो गया। तो हम लोग सिमेट्री से क्या बोलेंगे, जब अगर हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, ध्यान ना, ये फोर्स एक स्मॉल एलिमेंट के कारण डेवलप हुआ है। अब ऐसे यहां पे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट हैं, सभी के कारण यहां पे x कंपोनेंट बनेगा, y कंपोनेंट बनेगा, और जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि फोर्स का x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। इसका मतलब है कि यहां पे अगर इसको इंटीग्रेट करें और इसको इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट करने पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम किसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, फोर्स के y कंपोनेंट को। अब df की जगह पुट कर दो, df की जगह पुट करो के क्यू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब बताओ, जब फोर्स के y कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो अब कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, एलिमेंट यहां से लेके यहां तक है, तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई रेडियन या फिर 0 से लेके 180 डिग्री तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब बताओ, जब इंटीग्रेट करोगे तो के क्यू क्यू, अच्छा साथ में यहां पे आएगा साइन थीटा डी थीटा, तो क्या चीज कांस्टेंट है, के क्यू क्यू अपॉन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया बाहर। अब इंटीग्रेट किसको करना है, साइन थीटा का, तो हमें रिजल्ट मालूम है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा था, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके पाई तक। तो जो भी फोर्स का y कंपोनेंट है, माइनस साइन बाहर निकालो, माइनस की के क्यू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, देखो है कि नहीं है, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कॉस 180 माइनस 1, तो अपर लिमिट माइनस कॉस 0, देखो है कि नहीं वहां पे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जो भी फोर्स का y कंपोनेंट आता है वो कितना आता है, वो आता है 2k क्यू क्यू अपॉन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आया यहाँ पे। तो ये फोर्स का y कंपोनेंट है, ये फोर्स का y कंपोनेंट है जो कि इस रॉड ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई किया है, और देख के पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, सबके कारण डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है। तो इस सेमी सर्कुलर रॉड ने इस पॉइंट चार्ज के ऊपर नीचे की ओर फोर्स अप्लाई किया, और वो फोर्स कितना अप्लाई किया है, 2k क्यू क्यू अपॉन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो यहां पे। फिर देखो वहां पे अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो, यही लो कि जो भी रॉड थी, रॉड को हमने चार्ज दिया Q, रॉड की लेंथ L थी, अभी रॉड को हमने बेंड किया था इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। अब इमेजिन करो कि जो भी रॉड है, रॉड को हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यहां पे चार्ज पॉजिटिव है, देखो एक ही नहीं होगा। अब हमें ये मालूम है कि जो भी रॉड है, रॉड को हमने एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया है, और रॉड के सेंटर पे हमने एक पॉइंट चार्ज को लाके फिर से क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, और ये चार्ज कितना है, Q। क्लियर हुआ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है यहां पे कि ये जो पूरी रॉड है, ये जो पूरी रॉड है, इस Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो अब हमें मालूम है कि ये जो सर्कल है वो दो सेमी सर्कल का क्या है, कलेक्शन है। एक ये सेमी सर्कल होगा, एक ये सेमी सर्कल होगा। और इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फोर्स कहां अप्लाई करता है, नीचे की ओर अप्लाई करता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ऐसा अप्लाई करेगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका कंपोनेंट कहां आएगा, ऊपर की ओर आएगा। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होगा क्या, ये फोर्स का y कंपोनेंट इस फोर्स के y कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देता है,
और हम बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। क्लियर हुआ? तो इस कूलम्स लॉ की यही लिमिटेशन है कि इसको हम पॉइंट चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो उस केस में हमें से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कूलम्स लॉ की, तो उसमें लिख लो वहां पे कि जो भी कूलम्स का लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं कि जो भी कूलम्स का लॉ है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ तो नेक्स्ट यहां पे हम डिफाइन कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता क्या है, मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1, और मान लो यहां पे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, और कुछ नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज पार्टिकल मेरे क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक है Q1, दूसरा क्या है, Q2। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि Q1 पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हम बोलेंगे Q1 के ऊपर Q2 क्या अप्लाई कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो Q2 Q1 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, और उस रिपल्सिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F12 बोलेंगे। तो F12 वो फोर्स है जो Q1 पे किसने अप्लाई किया है, Q2 ने अप्लाई किया है। तो इसको हम बोलेंगे F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। अब देखो Q2 ने Q1 के ऊपर ये फोर्स कब अप्लाई किया था, ये फोर्स अप्लाई किया था जबकि इसके सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्ज बॉडी नहीं थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके सराउंडिंग में एक चार्ज पार्टिकल Q3 लेके आ जाता हूं, साथ में एक और चार्ज पार्टिकल Q4 लेके आता हूं, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल मेरा कैसा है, नेगेटिव। अब देखो Q2 ने Q1 के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई किया था, F12 फोर्स अप्लाई किया था, और ये फोर्स कब था, जबकि इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं था। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग बोलते हैं कि अगर मैंने Q3 और Q4 इन चार्ज पार्टिकल को लाके प्लेस भी कर दिया, तब भी Q2 और Q1 के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। समझ में क्या बोला मैंने, पहले मैंने क्या बोला, Q1 के ऊपर Q2 ने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। ये फोर्स Q2 ने Q1 के ऊपर कब अप्लाई किया था, जब इसके सराउंडिंग में कोई दूसरे चार्ज बॉडी नहीं थी। अगर मैं इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज बॉडी लेके आ जाऊंगा, तब भी इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या डिफाइन करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिफाइन करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज बॉडीज। समझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो सराउंडिंग चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे तब भी फोर्स इतना होगा, और अगर होंगे तब भी फोर्स मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, F12। सिमिलरली देखो, अब मैं अगर Q1 और Q3 की बात करूं तो Q3 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन जब Q3 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको हम F13 बोलेंगे, और ये फोर्स ना तो Q2 पर डिपेंड कर रहा है ना ही किस पर डिपेंड कर रहा है, -Q4 पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं -Q4 की, तो -Q4 क्या करेगा, -Q4 Q1 को अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो फोर्स रहेगा ये फोर्स F14 रहेगा। समझ में आया। लेकिन बताओ
Q4 चार्ज पार्टिकल ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो ना तो Q2 पर डिपेंड करता है, ना ही किस पर डिपेंड करता है, Q3 पर डिपेंड करता है। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि Q1 चार्ज ने किस किस के कारण फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो हमारा आंसर क्या है, Q1 ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है Q2 के कारण, Q3 के कारण और माइनस Q4 के कारण। तो अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि Q1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी F12 प्लस F13 प्लस क्या हो गया F14। समझ में? तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि दो चार्ज बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो सराउंडिंग चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो, देखो यहां पे मान लो कि स्क्वायर है, साइड की लेंथ a, यहां पे एक चार्ज q फिक्स्ड है, यहां पे एक चार्ज माइनस q फिक्स्ड है, यहां पे एक चार्ज q फिक्स्ड है और यहां पे एक चार्ज 2q फिक्स्ड है। इसको 2q कर दो। तो हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमने चार्ज को लाके क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि इस 2q चार्ज पे टोटल फोर्स कितना,